पहले ही भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग में बुलाकर इनको बोला कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उस काम, वो जो काम का तरीका है आपके काम करने का, वो बीजेपी को पसंद नहीं है। और आप जो ट्रैक से काम करते हैं उस ट्रैक हमारे को पसंद नहीं है, बीजेपी को भी पसंद नहीं है, ये सब बीजेपी में चलता नहीं है। आपको राइटिंग में इसका जवाब देना पड़ेगा जो आप काम कर रहे हो। उनको राइटिंग में देने के लिए 5 दिन का टाइम दिए थे हमने, और हमने वो बोले थे कि आप अगर 5 दिन में आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो गलत सलत काम कर रहे हैं, वो हमको बर्दाश्त नहीं होता, बीजेपी में ये सब चलता नहीं। ये बात उनको बुरी लगी और उन्होंने कोई राइटिंग में जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये समझ गया कि भाई हमने इनको बीजेपी से हकाल दिया। अब बीजेपी से हकाल दिया तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी को बदनाम करने के वास्ते इस्लाम को बीच में ला रहे और त्रिपुरा का सहारा ले रहे, जबकि त्रिपुरा में जांच कमीशन बैठी हुई है, उसकी जांच हो रही है। अब ये जो पदाधिकारी है हमारा, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये दिमाग से, इसकी दिमागी हालत का इलाज करना पड़ेगा जो बीजेपी को बदनाम कर रहा है। एक तो ये बोल रहा है कि त्रिपुरा में, मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, ये तो बोल रहा है कि त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों ने, बीजेपी का विश्व हिंदू परिषद से क्या ताल्लुक, बजरंग दल से क्या ताल्लुक, ये बोलता है कि कार्रवाई उन्होंने की और मैं बीजेपी छोड़ दे रहा। मतलब इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और उसके जाने से बीजेपी को कोई झटका नहीं लगा। वो आया था अकेला और गया अकेला। उसके पीछे वो जो वार्ड में रहता है, वो वार्ड के 2 लोग कभी उसके साथ में नहीं आए बीजेपी के अंदर। किस तरीके से वो काम कर रहे थे बीजेपी में, आपको उनको बाहर करना पड़ा, बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा? क्या काम उन्होंने गलत कर रहे थे बीजेपी पार्टी? वो उनका सिर्फ एक ही मकसद था बीजेपी के अंदर आने का, और बीजेपी में उनका जो वार्ड नंबर 67 है, 67, वो 67 में वो कुछ ब्लैकमेल करना चाहते थे, लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते थे। वहाँ के नजदीक के रनिंग के जो कारपोरेटर है हमारे अशफाक भाई, क्या उनका अशफाक कुरैशी साहब, हाँ, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है। उन्होंने जो कुछ काम हुआ, अब वो एक्चुअली समता नगर जो है ये पहले से ही गड्ढे में है। ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम आज से 20 साल का प्रॉब्लम है, और ये उनको भी ब्लैकमेल करना चाहते थे। आप काफ़ी सालों से बीजेपी से जुड़े हैं, आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी से मुसलमानों को या इस्लाम को कोई खतरा हो सकता है? देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आज का नहीं है बल्कि मैं बहुत पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जनता दल के मोरारजी भाई देसाई पंतप्रधान बने थे, मैं जब से जनता दल में काम करता हूँ, आई के बात समझ में, जनता पार्टी में। और उसके बाद में ये जनता पार्टी बीजेपी में कन्वर्ट हुई 1980 में। ठीक है, बीच में कुछ अर्सा गुजरा, वो गैप हुआ होगा, लेकिन हमको ऐसा आज तक मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बीजेपी या आरएसएस ये कभी मुसलमानों के दुश्मन बने या बनेंगे। हमारा भी जमीर गवारा नहीं देता ना, हम भी मुसलमान हैं। मैं भी 2 मरतबा हज करता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ, हदीस के बारे में बहुत सारी मालूमात है। तो क्या मेरा जमीर गवारा नहीं देगा क्या? इस्लाम अगर बीजेपी क्या बोलते उसको, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर, तो मैं इतना मुश्किल हूँ क्या फिर भी मैं बीजेपी को पकड़ लूंगा? अभी कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के बारे में कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी हमारे आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, 5 दिन अपने औरंगाबाद में भी थे। इन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया दी है इस्लाम के खिलाफ। और इसके पहले भी मोहन भागवत जी साहब ने जो तो आरएसएस के बारे में उन्होंने लिखा है कि मुसलमान इस देश का रहवासी है, मुसलमान को इस देश से कोई खतरा नहीं है। जब आरएसएस का मुख्य प्रमुख
मोहन भागवत जी ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। अब मुसलमानों को खतरा नहीं है बोलने के बाद में सवाल ही नहीं होता। लेकिन बीच बीच में बीजेपी कुछ ऐसा कानून लेकर आ जाती है जिससे नहीं चाहते हुए भी मुसलमानों को लगता है कि यार ये हमारे को जो है तो डराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा बीच में 2-3 कानून जो लागू हुए ट्रिपल थे, तलाक का हुआ। तिरबत, हाँ, और शाहीन बाग भी जो है तो बैठा था NRC का वहाँ पे। हुआ। बहुत सारे ऐसे बिल है जो लाना चाह रही थी, कोरोना की वजह से रुक गए। तो क्या आपको लगता है कि ये जानबूझ के मुसलमानों को डराना चाह रहे हैं? नहीं, देखो भाई, बात मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग देश चला रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो देश चला रहे हैं, इन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना इस मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में, कुछ तो उनको मालूमात होगी। जो मालूमात आज हमारे पास में नहीं है, उनके पास में बड़े बड़े उलेमा बैठे हुए हैं, वो उनको पूछ के ही काम कर रहे होंगे ना। जिसको इस्लाम के बारे में या मुसलमान के बारे में, उनके पास भी एक कोर कमेटी बैठी हुई है जो हमारे से ज़्यादा तजुर्बेकार है। लेकिन आपका बंदा जो बाहर गया है बीजेपी छोड़ के, वो बोल रहा है कि बंदा बाहर गया नहीं, हमने भेज दिया उसको, हमने खुद निकाला उसको। वो बंदा बोल रहा है कि मुसलमानों को और इस्लाम को खतरा है बीजेपी। नहीं, देखो क्या है मन में, क्या वो अपने आप को दूसरे पास में जाने के वास्ते बीजेपी को बदनाम कर रहा है। नहीं, आप बता रहे हैं कि आपने वो बंदे को बाहर किया है। हाँ, हमने बाहर कर दिया। उसके बारे में पूरे उसके बारे में वो ब्लैकमेलर का काम कर रहा है। मैंने बताया ना कि वार्ड नंबर, उसके पास में सिर्फ एक ही समस्या है, वार्ड नंबर 67, बाकी कोई समस्या नहीं है उसके पास में। उसको हमने समझाए भी थे कि भाई देखो, उसका वो कभी अभी जो रनिंग के नगर सेवक है कांग्रेस के, वो उनके खिलाफ कभी उनके बाद कार्रवाई करता था, हमने उसको समझाया। आपने बताया कि आप जनता पार्टी से भी बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी में भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा ये पूछना है कि जो बीजेपी ने जो एक स्टैंड खड़े किया है, NRC का मसला है, ट्रिपल तलाक का मसला है, अब आप अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप बीजेपी से क्या मांग करेंगे कि ये लोगों में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक और NRC लागू होंगी, उस बारे में बताइए। CA और NRC ये कायदा किसने लाया? सबसे पहले इसकी आपको वो जांच कर लें। 1975 के अंदर बांग्लादेश का वो जब वो प्रकरण आया था, तब CA और NRC का कायदा लागू हुआ था। ये बीजेपी तो लाया नहीं, कल परसों 7 दिन में तो आया नहीं। अच्छा, ये बताइए कि वो एक तरफ वो बताए, वो जो बंदा गया आपका, जो पदाधिकारी गया, कि बताया गया भाई बहुत बड़ा बीजेपी को झटका। कितने लोग थे वो बंदे के साथ में? वो अकेला वन मैन शो था। अच्छा, आपको लगता है कि वाकई में झटका लगा है बीजेपी को? इससे कोई गोम का एक पैर लगना होने से गोम चलना भागना थोड़ी छोड़ती। अल्पसंख्यक मोर्चा को उसकी वजह से कोई फायदा नुकसान नहीं है। आपके साथ कौन कौन मौजूद है अभी? अभी मेरे साथ में मेरे दोस्त एक संगठन मंत्री है सैयद सलीम साहब, और एक हमारे सचिव से मुबीन राणा। आपका नाम बताइए पूरा। मैं भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष साजिद दौलत का पठान। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है तो आपकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी कि हम बीजेपी में रहते हुए जो है तो मुसलमानों पे अत्याचार क्यों हो रहा है बोल? देखो, मुसलमानों पे अत्याचार जो हो रहा है ये बीजेपी नहीं कर रही, इसके लिए हमको आवाज़ उठाने का कोई काम ही नहीं। ये अभी महाराष्ट्र में जो 2-3 जगह पे जो दंगे हुए हैं, वहाँ पे कई मुसलमानों को जो है तो बेकसूर मुसलमानों को उठा, असल में होता क्या हो गया, हम लोग जज्बात में आते हैं। जज्बात में, अरे वहाँ हो गया, अरे यहाँ हो गया, अरे इसने किया, अरे उसने किया, ये हमारी फितरत है। अफवाह फैलाना, हम अफवाह पे ज्यादा विश्वास करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी है, वो कांग्रेसियों के अंदर है, डिवाइड एंड रूल। लोगों को डराओ, धमकाओ और राज करो, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। अभी आपके खिलाफ में एक न्यूज़ चैनल पे आया है कि इस्लाम को खतरा है, मुसलमानों को खतरा है, क्या कहेंगे इस पर? मुसलमानों को तो अपने आप से खतरा है। नहीं, वो चैनल के बारे में आपका क्या कहना है? कौन से चैनल के बारे में? वो जो अभी बताया गया है, हो रहा है चैनल के ऊपर जो हेडलाइन रिलीज हो रही है, तो वो साफ तौर पे बता रही है कि मुसलमानों को और इस्लाम को खतरा है। देखो, मैं आपको एक बात बताता, इस रूहे जमीन के ऊपर एक बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलेगा, तब तक ना इस्लाम को खतरा है ना मुसलमान को खतरा है। तिरुपुरा के दंगे को किस हिसाब से लेते हैं?
ये त्रिपुरा का दंगल का ये जो वहाँ की जो फोटो आई हुई है, मैंने त्रिपुरा में भी मेरे कुछ फेसबुक के फ्रेंड है, इनसे बात किया था। उन्होंने बोला त्रिपुरा में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, जो बताया जा रहा है जो बताया जा रहा है वो वहाँ के फोटो है ही नहीं। यही मेरे पास तो प्रूफ है, मैं आपको यही दोस्तों से बात करा के दूंगा। यही बात आपके जो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने भी यही कहा है कि वहाँ पे दंगा हुआ ही नहीं है, मस्जिद जली नहीं है और कुरान पाक भी वहाँ पे जला नहीं है। ये जो है तो एक अफवाह फैलाए। इतनी बड़ी अफवाह कैसा फैला सकते हैं और कौन फैला सकते हैं? अफवाह फैलाने को क्या लगना क्या, ये कांग्रेस की जो है ना, ये इसके ऊपर अफवाह राहुल फैलाने आज से नहीं, इसके पहले से ऊपर बाहर है। राहुल गांधी का भी ट्वीट आया था इसके ऊपर। ये जो है 11 मिनट हो गए। ये कांग्रेसी जो है ये अफवाह फैलाने में सबसे एक नंबर है। जी, अभी आगे का कदम क्या रहेगा? आगे खत्म, अभी उसके ऊपर जांच कमीशन बैठी हुई है, जो आएगा निकाल, जो भी रहेगा कायदे से कानून कार्रवाई करेंगे। नहीं, मैं औरंगाबाद की हद तक पूछ रहा हूं, जो औरंगाबाद में जो है तो बताया जा रहा है कि मुसलमानों को इस्लाम को खतरा है, तो उसके ऊपर आप क्या कदम मैंने आपको उठाएंगे? क्या बताया कि इस रुए जमीन के ऊपर, औरंगाबाद का नहीं। अभी जो नज़ीर फारूकी साहब ने जो कही बात और एसडीएम चैनल वालों ने, हम इनके खिलाफ जो है तो कल सीपी साहब को निवेदन देने वाले हैं। और इन्होंने जो बताया है कि इस्लाम को खतरा नहीं है ना, मुसलमान को खतरा है। खतरा ऐसे ब्लैकमेलर लोगों को है कि जिसको हमने खुले तौर पे ब्लैकमेलिंग करने से सपोर्ट नहीं किया। ये जिस दिन कारपोरेशन पे झाड़ पे चढ़ा था उसी दिन उसका वार्ड का एक आदमी नहीं था। अगर किसी वार्ड में समस्या होती है, वो वार्ड का कोई भी समाज सेवक हो या नगर सेवक हो, वो कारपोरेशन पहुंचता है तो उसके साथ में वार्ड के 10 लोग रहते, क्योंकि वार्ड की समस्या रहती। ये उसके अकेले की दिमागी तवज्जुन समस्या है जो वहाँ का कारपोरेटर पूरी नहीं कर रहा था, इसलिए वो झाड़ पे चढ़ गया। उसके बाद में जो है तो पार्टी ने उसको 10 तारीख को बुलाकर पूरी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी अल्पसंख्यक के सबने उसको जवाब पूछा, 10 दिया, उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, उसने एसडीएम चैनल पे जो बताया कि बीजेपी को झटका नहीं, झटका उसको लगा है, क्योंकि उसको 15 तारीख को हमने 4 कॉल करे कि तू आके तुमको ये नोटिस दे रहे, इसका हमको जवाब देना है तुमको, नहीं तो आपके ऊपर हम लीगली कायदे से कार्रवाई पार्टी करेगी, पार्टी को आप बदनाम कर रहे। तो उसने 17 तारीख को ग्रुप के अंदर सवय घोषित राजीनामा डाल दिया। ग्रुप हमारे बीजेपी अल्पसंख्यक के तीनों ग्रुप आप चेक कर लो, 17 तारीख से आज तक के एक भी पदाधिकारी ने उसको ये नहीं बोला कि भाई आप जा रहे क्यों, जिसको हकाल दिए उसको पूछते नहीं जा रहे क्यों। बीजेपी में मुसलमानों का क्या मुकाम है? बीजेपी में मुसलमानों का बहुत बड़ा मुकाम है। बीजेपी में मुसलमानों को बहुत हो, मैं मेरे ऊपर से बढ़ो, उसके पास सबूत नहीं होगा। मैंने 2 महीने पहले ऐसे ही लोगों के बहकाव में बीजेपी से रिजाइन दिया था, लेकिन मेरे को संजय केनेकर साहब ने, सावे साहब ने जो बुला के इज्जत दी, जो बताया कि प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सुनी, मेरी प्रॉब्लम देखा, तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। जब तक अपन अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी नहीं। पार्टी से मुसलमानों को क्या फायदा है? बीजेपी बहुत फायदा है। आप हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्या माइनॉरिटी मोर्चे मुसलमानों को क्या फायदा है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, पूरे शहर के मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, कि आपके जो बच्चों के पास आपने जो 15-15 हज़ार के मोबाइल लेके दिए, जो रात भर गेम खेलते बैठे, सिर्फ गूगल पे जाके सर्च करो कि माइनॉरिटी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, तो आपको पूरा गूगल के ऊपर मालूम पड़ जाएगा कि माइनॉरिटी के लिए कितने फायदे नरेंद्र मोदी जी ने किए। और रहा एनआरसी का मुद्दा, तो हमने खुद देखा है, अपन भी, तो आप भी पत्रकार है, आप भी जो है तो सोशल वर्क में घूमते लेते, मुसलमान के आज से जब से मोदी जी ने एनआरसी लाया है, उससे पहले बताओ मुसलमानों के कितने लोगों के डॉक्यूमेंट क्लियर थे। जैसे एनआरसी आया है तो मुसलमानों ने 70% मुसलमानों ने डॉक्यूमेंट क्लियर करे। मतलब आपका बोलना ये है कि एनआरसी सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए लाया था? क्लियर करो तो फायदे हैं ना, उससे सब डॉक्यूमेंट अपने क्लियर हो जाएंगे तो अपने को बैंक में, कॉलेज में, हर जगह उससे वो मिलेगा ना। जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट क्लियर रखेंगे तुमको सहूलत कौन देगा? अपने डॉक्यूमेंट अपन क्लियर रखेंगे तो सहूलत कौन देगा? अपने पास पैन कार्ड नहीं रहा तो अपने को बैंक लोन देती क्या? ओके, आखिरी सवाल मेरा, महानगर पालिका इलेक्शन में मुसलमानों को कितने टिकट मिलने वाले हैं बीजेपी के? देखो, महानगर पालिका में के अंदर बीजेपी जितने भी मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल जो एरिया है, इसमें सब में टिकट देने के वास्ते तैयार है। पूरे वार्ड तो हाँ, पूरे वार्ड के अंदर और लेने वाला होना, बस हम तो तैयार है देने के वास्ते। नहीं मतलब हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कम से कम 20 अल्पसंख्यक वार्ड के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो। अच्छा, ये बात सुनने में आ रही थी कि केनेकर साहब ने बोला है कि अगर एक भी बीजेपी से कारपोरेटर चुन के आता है
तो हम उसको महापौर बनाएंगे, कितना सही है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर की जो आरक्षण शोरत है वो होने के बाद ही वो बता सकते। ओके, चलो शुक्रिया।